देखिए दोस्तों, अगर आपको ये जानना है कि हमारे गांव के इलाके में हमारे रूरल एरियाज में लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, तो वो आपको इस चैप्टर 8 क्लास 6 की पॉलिटी की किताब से पता चलेगा, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 से। तो यहाँ पे हम लोग रूरल लाइवलीहुड को समझेंगे। चैप्टर 8 है। शुरू करने से पहले बता दो फ्रेंड्स कि अगर आप इन किताबों को डाउनलोड करना चाहें तो मैंने एनसीईआरटी की जो डाउनलोड लिंक है वो नीचे मैंने दे रखा है, आप इन किताबों को डाउनलोड करके पढ़िए। साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आगे चलने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। तो देखिए, इस किताब में हम लोग बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं। हमने देखा है कि लोगों की लाइफ कैसे कैसे डाइवर्स है, किस किस तरीके से इनइक्वालिटीज उनको झेलनी पड़ती हैं, कैसे कैसे जिन जिन जगहों पे वो रहते हैं उन जगहों के हिसाब से उनका काम बदलता है, उनके पेड़ पौधे, उनकी वेजिटेशन बदलती है, उनकी क्रॉप्स बदलती है, बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं लोगों की। शहरों में अर्निंग अपॉर्चुनिटीज अलग हैं, विलेजेस में अर्निंग अपॉर्चुनिटीज अलग हैं। इस चैप्टर में हम लोग विलेजेस की अर्निंग अपॉर्चुनिटीज को देखेंगे, अगले चैप्टर में हम लोग शहरों की अर्निंग अपॉर्चुनिटीज को देखेंगे, और इन दोनों से आपको यह पता चलेगा कि जो दोनों लोग हैं इनकी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज में कितना फर्क है। अब देखिए, यहाँ पे आपको दोस्तों नजर आ रहे हैं कुछ एक्टिविटीज। यहाँ पे एक चीज बोली गई, डिस्क्राइब द वर्क दैट यू सी पीपल इन डूइंग द अबव पिक्चर। तो सिंपल है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो मछुआरे हैं वो मच्छी पकड़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। फिर इधर एक स्ट्रीट वेंडर कुछ सब्जियां और कुछ बाकी चीजें आके बेच रहा है। यहाँ पे देखिए, गांव में मनरेगा का काम चल रहा है, तो कुछ लोग मनरेगा की दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग बिना प्राइवेट लोगों की दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर पेड़ों का प्रयोग करके प्लांट रिमेन्स को या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करना। यहाँ पे देखिए एक शॉपकीपर जो अपनी छोटी सी चाय की या फिर खाने पीने की शॉप लगा के बैठा हुआ है। तो इस तरीके के काम दिख रहे हैं, और इस तरीके के काम आपको गांव में बहुत दिख जाते हैं दोस्तों। अब हम यहाँ पे जिस गांव को रेफरेंस लेके चलेंगे वो है कलपत्तू विलेज। कलपत्तू विलेज तमिलनाडु के सी कोस्ट के पास में है। तो जैसे सी कोस्ट के पास में आया तो मछली वाला धंधा भी आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन उस पर हम थोड़ी देर में आते हैं। ये कलपत्तू विलेज बिल्कुल सी कोस्ट पे नहीं है, सी कोस्ट से थोड़ा दूर है। यहाँ पे जो लोग हैं हर तरीके का काम करते हैं। वो एग्रीकल्चर में तो इन्वॉल्व है ही, साथ साथ नॉन एग्रीकल्चर नॉन फार्म वर्क में भी। जैसे कुछ लोग टोकरियां बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, पॉट्स बनाते हैं, कुम्हार हैं बहुत सारे, ईट भट्टे बनाते हैं, भट्टों में जाके ईंटें बनाते हैं, बुलक कार्ट्स ये बनाते हैं, चलाते भी हैं। तो बहुत तरीके के काम लोग इस कलपत्तू विलेज में कर रहे हैं, ठीक है। फिर इनके अलावा बहुत दूसरे तरीके के लोग भी हैं, जैसे कि ब्लैक स्मिथ्स, लोहार, नर्सेस जो लोगों का ध्यान रखते हैं, टीचर्स पढ़ाने लिखाने वाले, वॉशरमैन, धोबी, वीवर्स भाई सिलने वाले लोग, बार्बर्स बाल काटने वाले, साइकिल रिपेयर वाले। तो ये सब लोग भी आपको गांव में मिल जाएंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, गांव में ज्यादातर आपको साइकिल रिपेयर मैकेनिक्स मिलेंगे, और उन्हीं साइकिल वालों को ज्यादातर बाइक के पंचर बनाना भी आता होगा। कार रिपेयर मैकेनिक्स बहुत कम दिखेंगे आपको गांव में। बहुत सारे शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स, दुकानदार और बिजनेस करने वाले लोग भी आपको दिख जाएंगे। अगर आप मेन स्ट्रीट में जाओगे तो वो आपको एक बाजार जैसा नजर आएगा। तो वहां पे आपको बहुत सारी छोटी, अब सिटी जैसी वैरायटी तो नहीं दिखेगी आपको, सिटी में रहते हैं तो सिटी की आदत होगी, तो अब छोटी छोटी दुकानें होंगी गांव के बाजार में। तो चाय की शॉप होगी, ग्रोसरी की शॉप होगी, आप कह सकते हो कि बाल काटने वाले की, कपड़े वाले की, टेलर की, हर तरीके की शॉप होगी। अच्छा हाँ, गांव में दो शॉप्स होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक जहाँ पे सीड्स मिलती है और फर्टिलाइजर मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर खाने पीने की चीजें वहां बहुत मिलती हैं फ्रेंड्स। तो टी शॉप्स हैं जो टिफिन बेचते हैं, टिफिन में इडली डोसा उपमा बेचते हैं। चूंकि ये जिस विलेज की हम लोग बात कर रहे हैं, विलेज का नाम है आपका कलपत्तू, और ये तमिलनाडु में है, तो ऑब्वियस सी बात है इडली डोसा वहां का आप कह सकते हैं स्टेपल फूड है, तो ज्यादा खाया जाता है। फिर वहां के जो साउथ इंडियन स्नैक्स होते हैं जैसे कि वड़ाई, बोंडा, ये सब मिलेंगे। ये सब चीजें चेंज हो जाएंगी अगर आप किसी नॉर्थ इंडिया के गांव में आ जाते हो, ओके। फिर इन्हीं टी शॉप्स के पास कोने में एक लोहार की दुकान है, और उन लोहार अपने घर को ही अपना आप कह सकते हैं वर्कशॉप बना के काम करते हैं। उन्हीं के पास साइकिल हायर और रिपेयर वाले की दुकान है। फिर बहुत सारे लोग वहां पे धोबी हैं, तो कपड़े धो के अपनी अर्निंग्स को अर्न करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास गांव में अर्निंग अर्न करने का कोई साधन नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के चले जाते हैं नियर बाई टाउन में, और नियर बाई टाउन में एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और लॉरी ड्राइवर्स काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स मतलब वो डेली वेज की तरह काम करते हैं दोस्तों। बहुत सारे ये जो मिडिलमैन टाइप के होते हैं गांव में आते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर ढूंढते हैं, उनको ले जाते हैं। शहरों में क्या होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, मुंबई दिल्ली शहरों में फ्लैट बन रहे हैं, तो वो बनने में काफी साल लग जाते हैं। तो वहां पे कंस्ट्रक्शन लेबर की मदद पड़ती है। तो भैया वो ईंटें उठाना, मोरंग उठाना, गिट्टी उठाना, इस तरीके का काम बहुत सारी जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारे
मैन और वुमेन लेडीज भी जाती हैं एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। अक्सर अगर आपको देख गई होंगी अगर आप किसी बड़े सिटी में रहते हो तो। फिर अगर आप देखोगे दोस्तों, ये जो विलेज है चारों तरफ से छोटे छोटे हिल से घिरा हुआ है। फिर यहाँ पे जो मेन क्रॉप है वो है पैडी यानी कि राइस। राइस को इरिगेटेड लैंड्स में उगाया जाता है और ज्यादातर जो फैमिलीज हैं वो अपनी लिविंग इस एग्रीकल्चर से कमाती है। तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है गांव की दैट इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और लेकिन सिर्फ एग्रीकल्चर भी नहीं है, बाकी सारे लोग और काम भी करते हैं। बहुत सारे कोकोनट ग्रुप्स यानी कोकोनट की प्लांटेशन मिल जाएगी। चूंकि कोस्टल इलाका है तो कोकोनट की प्लांटेशन तो मिलेगी ही। कॉटन, शुगर केन, प्लांटेन भी उगाया जाता है। प्लांटेन क्या होता है? प्लांटेन बेसिकली कुकिंग बनाना होते हैं। एक बनाना होता है जो आप खाते हो दोस्तों, केला। एक केला होता है जो कुक करने में काम आता है, तो प्लांटेन वो कुकिंग होता है। फिर आम के भी बहुत सारे बाग हैं यहाँ पे। अब जो लोग कलपत्तू में काम करते हैं उनको जान के हम किस तरीके से काम उनकी लाइफ को अफेक्ट करता है, कैसे वो काम करते हैं, कितना उससे कमाते हैं, ये सब हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले हम जिस लेडी के बारे में बात करेंगे उनका नाम है तुलसी। तुलसी ने बोला हम सब लोग रामलिंगम के लैंड पे काम करते हैं। रामलिंगम कौन है? तो एक बड़ा किसान है वो गांव का। उसके पास 20 एकड़ के राइस फील्ड्स हैं कलपत्तू में। तुलसी बताती है कि मैं जब से छोटी थी तब से मैं पैडी फील्ड्स में काम कर रही हूँ, तो मेरा बचपन ही पैडी फील्ड्स में बीता है। छोटे से मैं सुबह 8:30 बजे से काम करना शुरू हो जाती थी और शाम को 4:30 बजे तक काम करती रहती थी। आज भी मैं सुबह 8:30 से लेकर शाम को 4:30 बजे तक काम करती हूँ और मुझे सुपरवाइज कौन करता है? तो जो रामलिंगम है उसकी वाइफ है करुथम्मा, वो हमको बताती है कि ये काम करो वो काम करो। अब बात यह है दोस्तों की तुलसी का ये बोलना है कि जो पैडी के जो प्लांटेशन में काम करती है, पैडी क्रॉप में जो ये काम करती है, पैडी फील्ड्स में, ये काम इनको पूरे साल में अवेलेबल नहीं है। अब आप कमेंट से मुझे एक चीज बताइए दोस्तों कि ये जो आपका राइस प्लांटेशन, राइस क्रॉप है, जो पैडी क्रॉप है, ये खरीफ सीजन का क्रॉप है या राबी सीजन का क्रॉप है? और इसको बोया कब जाता है और इसको हार्वेस्ट कब किया जाता है? दो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। उसका रीजन ये है दोस्तों क्योंकि मैं पहले बहुत बार बता चुका हूं तो दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं। अब देखते हैं। तुलसी का ये कहना है कि साल में बहुत कम समय के लिए ये काम मेरे को मिलता है, लगातार मुझे काम नहीं मिलता और मेरा काम है पैडी को ट्रांसप्लांट करने का। पैडी को ट्रांसप्लांट करने का काम क्या होता है दोस्तों कि देखिए, पहले क्या होता है कि जो पैडी की जो क्रॉप होती है ना उसको नर्सरी में उगाया जाता है। तो मानसून के आने से पहले ही नर्सरी में पैडी की प्लांट्स को लगा दिया जाता है और उनको पानी दे दे कि नर्सरी में थोड़ा बड़ा कर देते हैं। जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं ना तो वहां से नर्सरी से निकाल के फिर इनको फील्ड में लगा दिया जाता है इन पैडी प्लांट्स को। और ये मैनुअल ट्रांसप्लांटिंग भी होती है और आजकल तो मशीन से ट्रांसप्लांटिंग होती है। अगर मशीन से किस तरीके से ट्रांसप्लांटिंग होती है दोस्तों तो आप यूट्यूब पे सर्च मारिए, बहुत सारे ऐसे आपको वीडियोस दिखेंगे जहां पे मशीन दिखा रखी है कि कैसे वो पैडी की ट्रांसप्लांटेशन करती है। तो पहले एक छोटी सी नर्सरी में उगाएंगे पैडी को, जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि नर्सरी में एरिया छोटा होता है तो उसको इरिगेट करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, मानसून की जरूरत नहीं होती है। फिर जब मेन मानसून का समय आता है तो वहां से फिर आप पैडी को निकाल के जाके मेन फील्ड में लगाते हो। तो ये वो कहते हैं ट्रांसप्लांटिंग द पैडी। तो ये काम करती है तुलसी। फिर तुलसी बोलती है कि जब आपका नर्सरी में उगाने का टाइम आया, फिर वहां से ट्रांसप्लांट करने का टाइम आया, तब रामलिंगम ने बुलाया। फिर एक समय पे वीडिंग का काम आएगा, ठीक है, जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं राइस क्रॉप में उनको हटाने का काम। फिर जब फाइनली जब राइस क्रॉप तैयार हो जाएगी तो उसको हार्वेस्ट करने का काम। तो जब ये टाइम्स आते हैं तब रामलिंगम हमको बुला लेता है और हमसे काम कराता है, बाकी सब हमारे पास काम ही नहीं होता। अब तुलसी का ये बोलना है कि जब मैं छोटी थी, यंग थी, तो शी वॉज फिजिकली स्ट्रांग, तो उसने बोला उस समय पे मुझसे ये काम हो जाता था बिना किसी परेशानी के। लेकिन अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मैं यंग नहीं रही हूँ, तो उस चक्कर में झुकने में मेरे कंधों में, मेरे शोल्डर्स में बहुत दर्द होता है, क्योंकि अब वो एज पे आ रही है। और ऑब्वियस बात है फ्रेंड्स, अब आप 40, 45, 50 पे पहुंचेंगे, ठीक है, 35 के बाद ही आपको इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। 20, 25 पे जो आप झुक पाते हैं तेजी से, 35 या 40 के बाद आप उतनी तेजी से नहीं झुक पाएंगे और 50 के बाद हालत और बदतर हो जाएगी। ये सबके साथ होता है। रामलिंगम तुलसी को पैसे कितने देता है? तो भैया वो पूरे दिन काम करने के, सुबह 8:30 से लेकर शाम को 4:30 बजे तक काम करने के पैसे मिलते हैं। 8 घंटे काम करने के 40 रुपए प्रतिदिन। अब आप सोचिए 40 रुपए प्रतिदिन में क्या ही होगा। और इस 40 रुपए प्रतिदिन से ज्यादा तो भैया जो डेली लेबरर्स है ना गांव के विलेजेस में, उनको मिल जाता है। मेरे होम विलेज में जो डेली वेज लेबरर्स हुआ करते थे उनको इतना पैसा मिल जाया करता था। लेकिन चूंकि तुलसी के पास दूसरी जगह काम करने का भी ऑप्शन है, तो फिर वो रामलिंगम के खेतों में ही काम करती है। सेम रीजन है दोस्तों जो पहले कॉटन फार्मर के केस में हुआ था,
उसके सामने मजबूरी ये है कि रामलिंगम एक बड़ा फार्मर है, कल की डेट में मुझे किसी उधार की जरूरत पड़ गई या किसी काम की जरूरत पड़ गई गाँव में, तो मेरे काम में केवल एक ही पर्सन आएगा और वो होगा रामलिंगम। उससे मैं पैसे ले सकती हूँ ब्याज पे, कोई मुझे और पैसे देगा नहीं। और अगर मैं यहाँ पे रामलिंगम को नाराज कर दूंगी, कहीं और काम करने लगूंगी, तो मुझे वो पैसे मिलने भी बंद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, तुलसी का ये भी बोलना है कि रामलिंगम लेबर को अपने गांव से उठाता है, किसी दूसरे गांव से जाके चीप लेबर लेके नहीं आता, इसलिए मैं भी रामलिंगम की विलेजेस से काम कर देता हूँ। अनलाइक अदर्स ही डज नॉट गो लुकिंग फॉर चीप लेबर फ्रॉम अदर विलेजेस, ये रामलिंगम के लिए लिखा हुआ। फिर तुलसी ये बताती है कि जो मेरा हस्बैंड है रमन, वो भी एक डेली वेज लेबरर है। हमारे पास कोई भी जमीन नहीं है, तो जब कोई भी जमीन नहीं है तो ऑब्वियसली बात हम किसी और की जमीन पे ही काम करेंगे। तो मेरे हस्बैंड का काम क्या है कि वो पेस्टिसाइड्स स्प्रे करता है एग्रीकल्चरल फील्ड पे। और जब हमारे पास कोई भी काम नहीं होता है तो रमन कहीं बाहर काम ढूंढता है, या तो फिर वो नदियों से सैंड को निकालेगा या फिर क्वेरी से स्टोन को निकालेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन क्वेरी को खोद के वहां से लाइमस्टोन को निकाला जाता है, तो इस तरीके के काम करते हैं। और फिर इसी स्टोन को या फिर इस तरीके की चीजों को शहर भेजा जाता है जहां पे वहां घर बनाए जा सके। तो इस तरीके के जो डेली वेज वाले काम होते हैं ये करता है रमन। फिर तुलसी का ये बोलना है कि मैं लैंड पे काम करने के बाद 4:30 बजे छुट्टी होने के बाद, एक तो 8:30 बजे मैं सुबह आती हूँ, उससे पहले उठ के मैं सबका चाय पानी खाना बना के आती हूँ। फिर 4:30 बजे के बाद जब मैं घर जाती हूँ तो मैं अपने घर वालों के लिए खाना बनाती हूँ, घर साफ करती हूँ, कपड़े धोती हूँ। ठीक है। फिर साथ वाली वुमन के साथ में दूसरे गांव में जाके लकड़ियां इकट्ठा करके लाती हूँ। 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है जहां से हमको पानी मिलता है, तो मैं घड़े लेके जाती हूँ, पानी भर के लाती हूँ। कभी कभी अपनी बेटी को भी पानी भरने के लिए लेके जाती हूँ, अपने बच्चों को पानी भर के लिए लेके जाती हूँ, और मेरा हस्बैंड ग्रोसरीज लेके आता है। इनका ये बोलना है कि जो हमारी डॉटर्स हैं भाई, हमारे लिए वही सबसे अच्छे माँ बाप सब अपने बच्चों के लिए करते हैं। एक बार एक डॉक्टर बीमार हो गई थी तो उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हॉस्पिटल में खर्चा इतना आ गया कि हमको अपनी गाय बेचनी पड़ी रामलिंगम को अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए। अब देखिए दोस्तों, बच्चे तो नॉर्मल कर बीमार पड़ते ही रहते हैं। जब हम लोग छोटे थे कितनी बार बुखार वगैरह चढ़ जाता था, लेकिन गांव वालों के सामने प्रॉब्लम इतनी है कि अगर इनके बच्चों को एक बार बुखार चढ़ जाए या थोड़ी तबीयत खराब हो जाए तो भाई इनकी तो एक सब्सटेंशियल चीज चली जाती है। देखिए गाय या एक या दो होती हैं एक फार्मर के पास, और गाय तो फार्मर का गहना होती है। अगर आपने प्रेमचंद्र की गोदान पढ़ी है तो उसमें होरी नाम का एक गांव होता है, किसान होता है। उस होरी की एक ही इच्छा होती है कि उसको एक गाय चाहिए होती है। और इससे प्रेमचंद ने बताया कि जो हमारे गांव का किसान है उसकी एक ही इच्छा है कि उसके पास गाय हो। और अगर इस इलाज टाइप की चीजों में गाय चली जाएगी तो ऑब्वियसली बात है इनके सपने टूटेंगे, क्योंकि ये लोग कुछ एफडी इस टाइप की चीजों की सेविंग नहीं करते। इनके पास बस एक ही चीज है कि इनकी गाय और इनके खेत, खेत उसके पास है नहीं और गाय बेचनी पड़ गई। ठीक है। सो यहाँ पे ग्राफ है, ये देखिए, ये जो सर्कल बना रखा है, और इसके बेसिस पे आप बताइए तुलसी क्या पूरे साल पैसा कमाती? नहीं दोस्तों। नवंबर दिसंबर के टाइम पे हार्वेस्टिंग हो रही है, सितंबर अक्टूबर के टाइम पे वीडिंग हो रही है, जुलाई अगस्त के टाइम पे ट्रांसप्लांटिंग हो रही है, जून के टाइम पे सैपलिंग्स प्रिपेयर हो रही है। केवल इतने समय पे उसे समय मिल रहा है, ना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई उसके पास कोई भी काम नहीं है। तो अब आप समझ ही सकते हैं दोस्तों, ये 5 महीने खर्चा चलाने में तुलसी की हालत खराब हो जाएगी। वो पूरी तरीके से अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट रहेगी कि वो कहीं जाए एज अ डेली वेज काम करे और खर्चा लेके आए, नहीं तो इसी को डेली वेज की तरह काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे तुलसी की लाइफ की एक बड़ी एगोनी है। एगोनी ये है कि वो मेहनत से राइस फील्ड्स में काम कर रही है तो थोड़ा बहुत उसको पैसा मिल भी रहा है। बहुत सारा काम तुलसी की लाइफ में ऐसा है जिसका उसको कोई पैसा ही नहीं मिलता। जैसे कि उसको लकड़ियां इकट्ठी करनी है, खाना बनाने के लिए कोई पैसा नहीं है, पानी लेने जाना है बोरवेल से 1 किलोमीटर दूर, कोई पैसा नहीं है, कैटल को चराने का कोई पैसा नहीं है। अब इन सब चीजों से उसको कोई पैसा नहीं मिलता, बट फिर भी घर के लिए उसको ये सब चीजें करनी पड़ती हैं, क्योंकि पानी के बिना उसके घर वाले जिंदा नहीं रह सकते, लकड़ी नहीं रहेगी तो खाना नहीं बनेगा, उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते, और कैटल को चलाना जरूरी है क्योंकि जो थोड़ा बहुत दूध वे पीते हैं वो उसी कैटल से आता है। और खास बात यहाँ पे एक और स्टैट्स निकल के आता है कि हमारी जो गांव की सारी रूरल फैमिलीज है ना, नियरली 2/5 ऑफ देम यानी नियरली 40% ऑफ देम आर एग्रीकल्चरल लेबरर्स। वो एग्रीकल्चरल लेबरर हैं, उनके पास किसी भी तरीके की कोई जमीन नहीं है, वो दूसरों की जमीनों पे काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास छोटी मोटी जमीन है, ज्यादातर तुलसी की तरह लैंडलेस है। ओके। होता यह है कि जो लैंडलेस फार्मर्स होते हैं और जिनके पास मान लीजिए कोई कैटल भी नहीं है, कभी ना कभी वो साल में मजबूर हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि भाई काम करते हैं, ये रूरल एरियाज में तो काम मिल नहीं रहा, या एक काम करते हैं पास के गांव में चलते हैं या पास के किसी कस्बे में चलते हैं, शायद वहां काम मिल जाए।
और पास के गांव या कस्बे में भी काम नहीं मिला तो फिर वो करेंगे माइग्रेशन ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन, वो दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में आ जाएंगे और कंस्ट्रक्शन वर्कर की तरह किसी बड़ी बिल्डिंग में काम करने लगेंगे। ओके, तो ये होता है दोस्तों। तो ये तो हमने कहानी देखी तुलसी की। अब हम कहानी देखते हैं सेकर की। अब देखिए सेकर क्या बोल रहा है, वी हैव टू कैरी दिस पैडी टू अवर हाउस, माई फैमिली हैज जस्ट फिनिश्ड हार्वेस्टिंग अवर फील्ड, we don't own much land, only 2 acres. We manage to do all the work on our home. At times, especially during the harvest, I take the help of other small farmers and in turn help them in harvest of their field. तो यहाँ पे सेकर नाम का एक किसान है। सेकर नाम का एक किसान ये है कि मैंने अभी अभी अपने फील्ड को हार्वेस्ट किया, अपनी फसलों को काटा है। हमारे पास ज्यादा जमीन है नहीं, केवल 2 एकड़ जमीन है। हम, मेरी जो फैमिली है, मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे इस जमीन पे काम करते हैं, पूरा काम खुद करते हैं। कभी कभी हार्वेस्टिंग के दौरान जब ज्यादा लोगों की मदद होती है तो मैं पास के गांव के फार्मर्स को बुला लेता हूँ या अपने पास के फार्मर्स को बुला लेता हूँ, और जब उनको जरूरत पड़ती है तो मैं उनके काम में मदद कर देता हूँ। अब मुझे अपने फील्ड में उगाने के लिए सीड्स कहाँ से मिलते हैं, तो सीड्स और फर्टिलाइजर के लिए जो ट्रेडर है, जो बिजनेसमैन है, उससे मैं लोन पे ब्याज पे पैसा उठाता हूँ। और चूंकि मैंने उससे ब्याज पे पैसा उठाया है तो ब्याज पे पैसा देते वक्त उसने मेरे ऊपर एक शर्त रखी थी कि जब मैं अपना राइस बेचूंगा तो मैं अपना राइस उसी ट्रेडर को बेचूंगा, और जब मैं अपना राइस उस ट्रेडर को बेचने जाता हूं तो मुझे मार्केट से कम दाम पे राइस उसको बेचना पड़ता है। मुझे ये पता है कि मैं अगर बाहर जाके इसको बेचता हूं तो मुझे थोड़ा पैसा ज्यादा मिल सकता है, लेकिन उसको मुझे लोअर प्राइस पे बेचना पड़ता है, क्योंकि वो गांव का एक अमीर आदमी है, उससे पंगा नहीं लिया जा सकता। और अक्सर कर वो अमीर आदमी फसलों को उगाने के टाइम पे अपने एजेंट्स को भेज के फार्मर्स को याद दिलाता रहता है कि फार्मर्स ने उससे लोन ले रखा है, पैडी क्रॉप केवल उसको बेचनी है। तो समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स, इस लोन के चलते, उस ट्रेडर से इस लोन के चलते इन लोगों को जबरदस्ती कितनी प्रॉब्लम उठानी पड़ रही है। तो यहाँ पे सेकर बताता है कि भैया इस बार लगभग 60 बोरी पैडी राइस मैंने इकट्ठा किया है। अब इसको कुछ को तो मुझे बेचना पड़ेगा लोन चुकाने के लिए, चूंकि लोन ले रखा है मैंने ट्रेडर से। बाकी कुछ मैं बोरियां अपने घर के लिए रखूंगा क्योंकि पूरे साल हमको अनाज खाना है। ओके, एंड में सब कुछ चुकता करने के बाद जो भी बोरियां मुझे बचेंगी उससे मैं अपना 8 महीने का खर्च निकाल पाऊंगा। तो बचे हुए 4 महीने के खर्च के लिए मुझे थोड़ा और पैसा कमाना पड़ेगा। तो उसके लिए जो रामलिंगम है, जो कि बड़ा किसान है गांव का, उसकी राइस मिल में काम करूंगा मैं। ठीक है, उस रामलिंगम के लिए न केवल अपने गांव से राइस लाना होता है, कुछ पास के गांव से भी राइस लाना पड़ता। पास के गांव में भी राइस की खेती होती है, तो पास के गांव से भी राइस को लेके उस राइस मिल में लेके आता हूं मैं। तो नेबरिंग विलेज से राइस के क्रॉप को लेके रामलिंगम की राइस मिल पे लाना, ये मेरा काम है। इसके लिए मुझे कुछ पैसे मिलते हैं। किस्मत से मेरे पास एक हाइब्रिड काऊ है जिसके दूध को हम लोग एक लोकल मिल्क कोऑपरेटिव में बेचते हैं। तो इस दूध को बेच के सेकर को थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है अपना डेली खर्च को चलाने के लिए। अब जब खर्च डेप्थ की बात आई, जब उधार की बात आई फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो सेकर जैसे लोग भी हैं, इनको भी अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए पैसा उधार पे उठाना पड़ता है। जैसे कि अब इनको खेती करनी, तो खेती करने से पहले भाई खेती में बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और सीड्स लगते हैं, तो उनको उधार पे, इनको खरीदने के लिए उधार लेना पड़ेगा। तो इसके लिए वो पैसा किससे बोरो करेंगे, तो भाई सूदखोरों से, मनी लेंडर से बोरो करेंगे। और ये मनी लेंडर्स क्या करते हैं कि पैसा बहुत जबरदस्त ब्याज पे देते हैं। ये जो गरीब किसान है ना दोस्तों, इन गरीब किसानों को एक तो पहली बात बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती, दूसरी बात गलती से अगर कोई गरीब किसान बैंक में पहुंच गया तो उसके ऊपर इतने सारे डॉक्यूमेंट उसको बता देते हैं, ये ले आओ, वो ले आओ, ये केवाईसी करा लो, कि वो बेचारे वहां से वैसे ही भाग जाते हैं। तो इनको चाहिए ऐसा कोई इंसान जो तुरंत इनको पैसा दे दे जब इनको पैसों की जरूरत हो दोस्तों। तो वो पैसा इनको मनी लेंडर्स ही देते हैं। अब इनकी परेशानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए इन्होंने जो सीड्स खरीदी वो सीड्स अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो फसल उतनी नहीं होगी। कभी कभी फसलों में पेस्ट लग जाते हैं, व्हाइट बोल्ट बॉम्ब अटैक, बहुत सारे अलग अलग तरीके के अटैक्स आते हैं जिसकी वजह से पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, पानी नहीं बरसा, तो पानी नहीं बरसा तो फसल नहीं हुई। तो बहुत बार दोस्तों ऐसा होता है कि किसी न किसी वजह की वजह से इनका जो क्रॉप है वो खराब हो जाता है। जब इनकी क्रॉप खराब हो जाती है ना दोस्तों, तो पैसे जो इन्होंने उधार पे ले रखे हैं वो पैसे वो चुका नहीं पाते। मनी लेंडर से जो इन्होंने पैसा उठाया है, ट्रेडर से जो पैसा उठाया है, बड़े भारी ब्याज पे उठाया है, और वो ब्याज वो चुका नहीं पाएंगे, ना ही वो प्रिंसिपल अमाउंट चुका पाएंगे, क्योंकि उनकी क्रॉप तो हुई नहीं है, तो वो बेचेंगे क्या। उस चक्कर में वो आ जाएंगे
लोन के अंदर, और वो लोन बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि जो मनी लेंडर्स होते हैं ना, ये भाई अपना इंटरेस्ट बढ़ाते रहते हैं, चाहे क्रॉप हो चाहे ना हो। ये मनी लेंडर्स का जो काम है ना, दिस इज द मोस्ट क्रूअल काम। इनको कोई मतलब नहीं है कि भाई किसान जिंदा है या मर रहा है, इनको अपने पैसे से मतलब है। इन्होंने ब्याज खाने के लिए पैसा घुमाया, ब्याज दो तो ही छोड़ेंगे, और ब्याज भी बड़े अनरीजनेबल होते हैं। 25% ब्याज पे, 40% ब्याज पे, किसान को 7-8% ब्याज पे, इवन कुछ स्कीमों में 5% ब्याज पे सरकार से लोन मिलता है। उस 5 में भी 3% सरकार सब इंटरेस्ट सबवेंशन दे देती है, केवल 2% भरना होता है इन फार्मर्स को। लेकिन ये सूदखोर 40-40% पे ब्याज घुमाते हैं, तो बेचारा फार्मर तो दबी जाएगा, और वो 40% हर साल करता रहता है। एंड में जब पैसा इतना ज्यादा हो जाता है तो वो सूदखोर आके क्या करेगा, इनके लैंड को ऑक्युपाई कर लेगा, लैंड ऑक्युपाई कर लेगा, घर में उठ के जितने भी गहने होंगे वाइफ के, अगर गलती से हो गए, वो उठा ले जाएगा। तो कभी कभी इन फार्मर्स की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि इनके पास सुसाइड कमिट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। और इसीलिए गांव के इलाकों में फ्रेंड्स पिछले कई सालों में आप देख रहे हो कि सुसाइड कमिट कर लेते हैं फार्मर्स। जो भी सरकार इनके लिए कर रही है वो कम है, जितना ज्यादा से ज्यादा किया जाए उनके लिए उतना ज्यादा जरूरी है। लेकिन जरूरी ये भी है कि इनको भाई इन्फॉर्म रखा जाए, नॉलेजेबल रखा जाए, क्योंकि पंजाब और यूपी के जो किसान है ना, उनको ऐसा लगता है कि जो ट्यूबवेल से वो पानी निकाल रहे हैं ना, वो पानी अनलिमिटेड, वो पानी कभी खत्म नहीं होगा। उनको ये नहीं पता है कि ग्राउंड वाटर टेबल एक टाइम के बाद अगर नीचे चला गया तो वो जो पानी नीचे से आ रहा है ना, वो खत्म हो जाएगा। तो इन किसानों की मदद करनी जरूरी है, बट एट द सेम टाइम इनको प्रॉपर नॉलेज देनी भी जरूरी है, जो रिसोर्सेज ये इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इस फोटो में दिखा रखा है, ये जो पैडी खेतों में उग रहा है ना रामलिंगम के, ये रामलिंगम के खेतों में जो पैडी उग रहा है वो तुलसी जैसे बहुत सारे फार्मर्स होंगे उनके चलते उग रहा है, नहीं तो बस की नहीं है कि ये रामलिंगम पैडी को उगा पाए। और रामलिंगम जब इस पैडी को जाके मार्केट में बेचेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट वो कमाएगा, लेकिन इन हिज टर्न वो इन एग्रीकल्चरल वर्कर्स को ना के बराबर पैसे दे रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं रामलिंगम एंड करूथम्मा, इनकी कहानी देखते हैं। भाई रामलिंगम और करूथम्मा के पास 20 एकड़ लैंड तो है ही, प्लस रामलिंगम के पास एक राइस मिल भी है, और उसकी दुकान भी जिसपे वो सीड्स और पेस्टिसाइड बेचता है, और इन पे हर जगह खाता चलता है। तो कोई फार्मर जाएगा यहाँ पे खाता दिखा देगा, और खाते पे वो चीजें ले लेगा। अब ये खाते पे जो ब्याज लगाते हैं रामलिंगम करूथम्मा, बहुत तगड़ा लगाते हैं भाई। तो इनके तो मजे हैं, और इनको ये सब चीजें करने के पैसे कहां से मिले, तो राइस मिल खोलने के और सीड्स की दुकान खोलने के पैसे मिले इनको गवर्नमेंट बैंक से। इन्होंने जो गवर्नमेंट बैंक से पैसे उठाए वो बहुत कम ब्याज पे उठाए हैं, 6% 7% पे पैसे उठाए हैं, और दूसरों को जब भी देते हैं ब्याज पे पैसा तो देते हैं 40% पे। समझ गए दोस्तों। प्लस इनका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, ये पैडी अपने गांव से खरीदेंगे, आसपास के गांव से खरीदेंगे, उसको राइस मिल में प्रोसेस करेंगे, और प्रोसेस करने के बाद जब राइस बन जाएगा उसको वो ट्रेडर्स को बेच देंगे टाउन में, और ट्रेडर्स इनको ठीक ठाक पैसे दे देते हैं। हालांकि वो ट्रेडर्स आगे जाके उसी राइस को ज्यादा में बेचेंगे, बट फिर भी रामलिंगम और खड़ूथम्मा को अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं अपने इस प्रोड्यूस के। यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा रखा है टेरेस फार्मर्स इन नागालैंड का। नागालैंड में बहुत सारा इलाका आपको हिली इलाका दिख जाएगा फ्रेंड्स। तो क्या होता है कि जो हिल की जो स्टीप स्लोप है ना, उसको बहुत सारे हिस्सों में काट रखा है, और उन हिस्सों में बहुत सारे प्लेन, जैसे ये प्लेन है, ये प्लेन है, ठीक है, और इन प्लेन हिस्सों के दोनों तरफ, जैसे यहाँ पे उठा रखा है, यहाँ पे उठा रखा है, तो पानी बीच में स्टिल हो गया, यहाँ पे पानी बीच में स्टिल हो गया, यहाँ पानी बीच में स्टिल हो गया, यहाँ स्टिल हो गया, यहाँ स्टिल हो गया। तो जहां जहां पे पानी स्टिल है ना, वहां पे राइस की खेती हो सकती है, पैडी की खेती हो सकती है। तो ये जो टेरिस फार्मिंग का एग्जांपल है, ये एक विलेज है शिजामी नाम का, जो कि फेक डिस्ट्रिक्ट में है नागालैंड की। यहाँ पे जो लोग हैं दे बिलोंग टू चखे सांग कम्युनिटी, और ये टेरेस कल्टीवेशन करते हैं, यानी कि ये माउंटेन की स्लोप्स में बहुत सारे इन्होंने प्लेन एरियाज बना दिए, उन प्लेन एरियाज में बाउंड्री के चलते इन्होंने पानी को रोक दिया, और अब उस पानी में ये लोग राइस उगा रहे हैं, ये कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो land on a hill slope is made into flat plots and carved into steps, ठीक है। The side of the each plot is raised in order to retain water. This allows water to stand in the field. This is best for rice cultivation. यानी कि एक अगर जो स्लोप है, उस स्लोप को बहुत सारे प्लेन एरियाज में बांटा, उन प्लेन एरियाज की बाउंड्री को इन्होंने वर्टिकल घास से ढक दिया, उसके बीच में पानी भरा हुआ है, उस पानी में ये राइस पैडी उगा रहे हैं। सिजामी में जो लोग हैं उनके कईयों के पास अपने खुद के इंडिविजुअल फील्ड्स हैं। जब भी वो फील्डों में काम करते हैं, सब लोग मिलके काम करते हैं, सब लोग एक दूसरे की फील्ड में भी मदद कराते हैं। 6 से 8 लोगों का ग्रुप बना लेंगे, और पूरे के पूरे एक माउंटेन पे जितने भी फील्ड होंगे उनको क्लियर कर डालेंगे, उनकी वीड्स निकाल डालेंगे, हार्वेस्ट कर डालेंगे, प्लांट कर डालेंगे, जो कर रहे होंगे।
और जब शाम का काम खत्म होता है तो ये पूरा ग्रुप साथ बैठ के खाना खाता है और सेवरल डेज तक ये प्रोसेस चलता रहता है, जबकि जब तक एक जगह पे पूरा का पूरा काम खत्म नहीं हो जाता। तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया की बात करते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट का हमने एग्जांपल देखा, नागालैंड का एग्जांपल देखा और तमिलनाडु के गांव का जो एग्जांपल है, इसमें ज्यादा एफिशिएंट कौन है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि नागालैंड के जो विलेज का एग्जांपल है, इट इज मच मोर एफिशिएंट देन द एग्जांपल ऑफ तमिलनाडु। अब कलपत्तू विलेज में अगर हम एग्रीकल्चरल लेबर्स की बात करें तो हमें दिखी तुलसी। एग्रीकल्चरल लेबर से थोड़े बेहतर हैं स्मॉल फार्मर्स, जैसे कि शेखर था जिसके पास 2 एकड़ जमीन थी, और उससे बड़े फार्मर्स क्या हो गए, रामलिंगम हो गए। अब यहाँ पे एक स्टैट दिया गया है, हमारी जो गांव की फैमिलीज है, रूरल फैमिलीज, उसका लगभग 40%, 2 आउट ऑफ 5 एग्रीकल्चरल लेबरर्स, यानी कि वो डेली वेज के काम पे डिपेंड करते हैं अपनी कमाई के लिए। उनसे थोड़े ज्यादा है वो लोग जिनके पास अपना खुद का छोटा सा लैंड है, तो उस छोटे से लैंड पे कम से कम वो अपने साल भर की थोड़ी बहुत जो रिक्वायरमेंट्स होती है धान की फसल की, वो निकाल लेते हैं। तो 40% लोग तो भाई ऐसे हो गए जिनके पास कोई लैंड है नहीं, वो दूसरों के लैंडों पे काम करके अपना खर्चा चला रहे। हो सकता है इन 40% के पास पहले लैंड रहा हो बट मनी लेंडर्स ने छीन लिया हो। इन 40% से अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इन 40% से बहुत, आप कह सकते हैं बराबर ही हैं ऑलमोस्ट इनके, जिनके पास प्लॉट्स ऑफ लैंड है बट छोटे छोटे, 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, तो उस लैंड पे ये थोड़ा बहुत अपना खेती करके अपने काम भर के धान उगा लेते हैं। ओके दोस्तों, ये जो स्मॉल फार्मर्स है शेखर जैसे, इनके पास लैंड है पर वो लैंड इनकी सारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता, थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है पर सारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता है। तो ये जो स्मॉल फार्मर्स हो गए दोस्तों, और ये जो डेली वेज वाले हो गए, अगर उन डेली वेज को भी आप फार्मर्स जोड़ो, हालांकि वो तो फार्मर है ही नहीं, वो डेली वेज लेबरर्स हो गए। तो जो स्मॉल फार्मर्स, अगर फार्मर एज अ ग्रुप को देखो तो बड़े फार्मर्स है लगभग 20%, यानी रामलिंगम जैसे फार्मर्स है 20%, बचे हुए 80% फार्मर्स शेखर जैसे हैं, और कुछ की तो शेखर से भी ज्यादा हालत खराब है। कुछ को तो भैया सारी धान फसल सूदखोर ब्याज में चला जाता है, कुछ नहीं बचता उसके पास खाने के लिए। ठीक है दोस्तों, ज्यादातर जो इलाका है गांव में एग्रीकल्चर का, वो बड़े फार्मर्स ने हथियार रखा है और इनका मैक्सिमम प्रोड्यूस मार्केट में सोल्ड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्होंने उस पैसे से अपने बहुत से और धंधे चालू कर लिए हैं, जैसे कि उन्होंने दुकानें खोल दी हैं, मनी लेंडर बन गए हैं, भारी ब्याज पे पैसा घुमाते हैं। तो यही लोग जब बैंक से जाके पैसा लेंगे तो 5-6-7% पे लेंगे, जब मनी लेंडिंग पैसा घुमाएंगे तो 30%, 40%, 50% को घुमाएं। ट्रेडिंग करते हैं, स्मॉल फैक्ट्री खोल ली इन्होंने, तो ये तो अमीर बन गए, लेकिन जो गरीब फार्मर है वो दबता ही चला गया। तो हमने देखा दोस्तों कि भाई फार्मिंग कैसी होती कलपत्तू में, नागालैंड का भी हमने एक एग्जाम्पल देखा। अच्छा, अगर आप बात करें गांव के इलाके में, तो गांव में लोग केवल फार्मिंग पे डिपेंडेंट नहीं है, वो बहुत सारी और चीजों पे डिपेंडेंट है, जैसे कि फॉरेस्ट में चीजों को इकट्ठा करना, एनिमल हस्बेंड्री करना, एनिमल हस्बेंड्री में भाई दूध दही निकालना, फिर काट के मीट, बहुत सारे लोग फिशिंग में भी इन्वॉल्व हैं। सेंट्रल इंडिया में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां फार्मिंग भी होती है और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को भी कलेक्ट किया जाता है। तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट में क्या क्या कलेक्ट करोगे आप, तो भैया महुआ कलेक्ट करोगे, तेंदू लीव्स कलेक्ट करोगे, हनी तोड़ लाओगे, और ये सब चीजें तोड़ के ये लोग बेचते हैं ट्रेडर्स को, और वो ट्रेडर्स जाके शहरों में चीजों को बेचेंगे, तो इससे भी लोगों के पैसे बन जाते हैं दोस्तों। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के चलते बहुत सारे राइट्स चले गए थे लोगों के, महुआ, तेंदू लीव्स और हनी को इकट्ठे करने के, हालांकि वो उनको वापस किए गए। आगे देखते हैं दोस्तों, जो दूध होता है, जैसे किसी के पास कैटल है, गोट है, गाय है, भैंस है, तो वो लोग मिल्क भी बेचते हैं। तो वो मिल्क बेचेंगे या तो विलेज की कोऑपरेटिव सोसाइटी को, या फिर दूध को अगर उनके पास थोड़ा ज्यादा है पास के शहर में जाके बेचेंगे। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, आप कह सकते हैं कि जो क्या नाम, उन फैमिलीज का जो कि जिनके पास कैटल वगैरह है। हमारे कोस्टल एरियाज में जो विलेज मिलते हैं, फिशिंग विलेजेस मिलते हैं। कोस्टल एरियाज में फिशिंग के साथ साथ राइस, पैडी, एग्रीकल्चर वाले भी विलेजेस मिलते हैं, बट फिशिंग विलेजेस भी बहुत मिलते हैं। तो यहाँ पे फिशिंग विलेज की एक फैमिली की कहानी है। ये आप कह सकते हैं कि पुदुपेट है, ये भाई कोस्ट पे है, कलपत्तू के बहुत पास है। यहाँ पे 2 लोग हैं, अरुणा और परिवेलम। तो अरुणा और परिवेलम की कहानी है। तो कलपत्तू से बहुत ज्यादा दूर नहीं है पुदुपेट। पुदुपेट भाई समुद्र के किनारे है। पीपल जो यहाँ पे हैं वो मछली बेच के अपना जीवन यापन करते हैं। इनका जो घर है वो समुद्र के बहुत पास है। बहुत सारे वहां पे कैटामैरन्स और नेट्स मिल जाएंगे, उन कैटामैरन्स और नेट से ये मछली पकड़ते हैं। जब सुबह के 7 बजते हैं ना, तो बीच के चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी। क्यों? क्योंकि ये जो कैटामैरन, जो छोटी छोटी नावों में ये लोग गए थे सी के अंदर,
वहां से सुबह के 7 बजे के लगभग ये लोग फिश पकड़ के वापस आते हैं, और जो इनकी घर की औरतें होती है वो इनसे फिश लेती हैं और फिर फिश बेचती हैं। अब ये जो अरुणा है, अरुणा बोलती है कि जो मेरा हस्बैंड है, उसके हस्बैंड का नाम है परिवेलन, मेरा हस्बैंड परिवेलन, उसका भाई और मेरा ब्रदर इन लॉ आज बहुत लेट आए हैं सी से, तो मैं काफी परेशान थी। वो लोग सी में गए थे कैटावेरन में, लेकिन वो वापस आने में उनको देरी हो गई, तो मैं टेंशन में आ गई। जब वापस आए तो उन्होंने बताया कि वो एक स्टॉर्म में फंस गए थे। अब देखिए फ्रेंड्स, कैटामैरन से ये जो मछली पकड़ने वाला काम है कितना डेंजरस है। ये लोग एक छोटी सी बोट में नेट लेके जा रहे हैं, उस बोट में एक छोटा सा, आप कह सकते हैं पीछे इंजन लगा हुआ है, उस इंजन में तेल डाल के वो इंजन चलाते हैं ये लोग। इंजन खराब हो जाए या कुछ भी और प्रॉब्लम हो जाए तो कितना रिस्क का काम है, कितने फिशरमैन मर जाते हैं इसके चलते। ठीक है, तो इतना रिस्क लेके ये लोग समुंदर के अंदर जाते हैं और फिश लेके आते हैं। जब ये फिश लेके वापस आते हैं तो घर की लेडीज कुछ फिश साइड में रख देती हैं, जिनको बना के भाई घर में खाना खाया जाएगा, और बाकी शिप्स जो मछलियां हैं उनको बेचा जाएगा। बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा उसको 4 भागों में बराबर बांटा जाएगा। ये 4 भाग में एक भाग तो उस एक एक इंसान को दिया जाएगा जो फिश पकड़ने गया था, तो एक परिवेलन को दिया जाएगा, एक उसके अरुणा के भाई को, एक ब्रदर इन लॉ को दिया जाएगा, और जो चौथा भाग है वो इक्विपमेंट के लिए यूज होगा। इक्विपमेंट में भाई कैटामैरन, वो बोट जिसमें ये लोग जाते हैं, उसके पीछे जो इंजन लगा है जिससे वो बोट चलती है, क्योंकि समुंदर के स्टॉर्म्स में ये चप्पू घुमा के बोट नहीं चला पाएंगे, और प्लस चप्पू घुमाएंगे तो मछलियां कैसे पकड़ेंगे, तो इंजन की जरूरत पड़ती है, और नेट्स होते हैं जिससे मछलियां पकड़ते हैं। तो भाई इन सब चीजों में भी पैसा रेगुलरली जाता है, ये सब चीजें फटती हटती रहती है, उनमें मेंटेनेंस होती है, तो उसमें भी पैसा जाता है, तो उसके लिए पैसे रखने पड़ते हैं। ये सब चीजें खरीदने के लिए इन लोगों ने लोन लिया है बैंक से। ठीक है, उस बैंक के बेसिस पे इंजन खरीदा है, उसका भी इनको किस्त देना है। ठीक है दोस्तों, इस इंजन के चलते क्या होगा कि ये थोड़ा सा समुंदर के और अंदर जाके मछलियां पकड़ सकते हैं, क्योंकि जितना गहरा आप समुंदर में जाते जाओगे उतनी ज्यादा मछलियां मिलेंगी। फिर समुंदर के किनारे ये वुमेन्स मछलियां बेचती हैं, तो कुछ और वुमेन आएंगी, वो उस मछलियों को बाई करेंगी और अपने बास्केट्स में भर के लेके पास के विलेजेस में जाके बेचेंगी। बहुत सारे और धंधे वाले ट्रेडर्स, बिजनेसमैन आते हैं जो बीच पे इन मछलियों को खरीदेंगे और फिर इन मछलियों को शहरों की मार्केट में लेके जाएंगे, जो आसपास से कस्बे शहर होंगे, और वहां पे जाके इनको बेचेंगे। दोपहर तक पूरा ऑक्शन खत्म कर लेगी अरुणा। ओके, शाम को फिर से तैयारी होने लगेगी, क्योंकि हस्बैंड को, रिलेटिव्स को नेट्स तैयार करने हैं, क्योंकि 2 बजे सुबह के समय पे उनको निकलना है मछलियां पकड़ने के लिए। 2 AM पे बहुत जगहों पे पानी बहुत रफ होता है, तो 2 AM पे ये समुद्र में निकल जाते हैं मछलियां पकड़ने के लिए। मॉनसून के समय पे 4 महीने का ऐसा समय आता है जब ये लोग मछलियां नहीं पकड़ पाते, क्योंकि उस समय मछलियां ब्रीड कर रही होती है, बड़ी हो रही होती है, बढ़ रही होती है, तो उन 4 महीनों के टाइम पे इनको फिश कैच मिलता नहीं है। तो उस 4 महीने के टाइम पे इनकी जो हालत होती है काफी खस्ता होती है, इसलिए वो मछलियां नहीं खरीद पाते, बहुत प्रॉब्लम में जाते हैं उस 4 महीने के टाइम पे ये लोग। ओके, तो उस 4 महीने में खर्चा चलाने के लिए वहां के ट्रेडर से या बिजनेसमैन से ये लोग पैसा लेंगे उधार पे। अब उससे ये लोग पैसा ले लेंगे उधार पे, तो बाद में जब ये मछलियां पकड़ेंगे तो उसी ट्रेडर को इनको कम दाम पे मछली बेचनी पड़ेगी। वही प्रॉब्लम आ गई जो एग्रीकल्चर में आ रही थी, यहाँ पे थोड़े अलग फॉर्म में आई, बट यहाँ के लोगों के पास भी वही फॉर्मर आ गई। और कभी किसी साल सुनामी आ गई, जैसे लास्ट ईयर अगर सुनामी आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इनकी पूरी की पूरी जो कमाई है वो चली जाएगी। तो हमने देखा कि रूरल एरियाज में अलग अलग तरीके से लोग कमा रहे हैं। कुछ लोग एग्रीकल्चर में कमा रहे हैं, कुछ लोग नॉन फार्म एक्टिविटीज में कमा रहे हैं। अगर वो फार्म पे काम कर रहे हैं तो अलग अलग तरीके के काम है, जैसे लैंड को प्रिपेयर करना, उस पर बीज डालना, वीडिंग करना, मतलब उसके इंसेक्ट्स पेस्ट को हटाना, और फाइनली उसको हार्वेस्ट करना। ओके, अब ये काम किस समय पे होगा वो डिपेंड करेगा, फसल कौन सी है, खरीफ की है कि राबी की है कि जायद की है, इस चीज पे भी डिपेंड करेगा। इसलिए सीजन्स के अकॉर्डिंग गांव के लोगों की जो लाइफ है वो घूमती रहती है। सोविंग और हार्वेस्टिंग के टाइम पे लोग बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, कहो 10-10 घंटे काम कर रहे हो दिन में। ओके, जो रूरल लोग हैं अलग अलग देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग क्रॉप्स ये ग्रो करते हैं। इनकी प्रॉब्लम्स मोर सो एक ही होती है, क्योंकि प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि इनके पास पैसों की बहुत कमी है, ये डेप्ट में घुसे हुए हैं। बाकी हर तरीके की प्रॉब्लम झेलने के पास इनकी ताकत है, पर जो डेप्ट इनके ऊपर चढ़ गया उसको झेलने की ताकत इनके पास नहीं है। ठीक है, उसके बाद हाउ पीपल आर एबल टू सर्वाइव और अर्न विल डिपेंड अपॉन द लैंड दैट दे कल्टीवेट। मेनी डिपेंड ऑन दीज लैंड्स फॉर वर्क एज लेबरर्स। मोस्ट फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स बोथ फॉर देयर ओन रिक्वायरमेंट एंड आल्सो सेल टू इन द मार्केट। कहने का मतलब ये है कि किस तरीके से सर्वाइव करेंगे, कितना कमाएंगे, इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन से लैंड को ये कल्टीवेट कर रहे हैं,
हो सकता है कि वो लैंड किसी और का, उस पर डेली वेज की तरह काम कर रहे हो, तो उस पर कितनी फसल हो, इनको कुछ रुपए मिल जाएंगे, उससे मतलब नहीं है। हो सकता है लैंड का खुद का हो, तो थोड़ा अच्छा है तो ज्यादा फसल हो जाएगी, तो उनको थोड़ा बहुत खाने को मिल जाएगा। खराब फसल हुई, लैंड खराब हो गया, तो ये तो बिल्कुल ही गए, क्योंकि उस पर उगाने के लिए उन्होंने काफी सारा पैसा उधार पे उठा रखा है। ठीक है, तो बोरोड मनी जिससे बोरो किया है उसको भैया सस्ते में बेचना पड़ेगा। फिर अक्सर कर अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए इनको पैसा उधार पे लेना पड़ता है, जब कोई काम नहीं होता, जब घर में किसी बच्चे की तबीयत खराब हो गई, किसी प्रॉब्लम हो गई, दवाई आना है, धान खत्म हो गया, पैसा आना है, तो इनको पैसा उधार पे लेना पड़ता है, और वो पैसा ये बड़े हैवी ब्याज पे उधार पे उठाते हैं। हर गांव के इलाके में आपको कुछ परिवार ऐसे मिलेंगे भैया जिनके पास बहुत पैसा होगा, उनके लैंड भी ज्यादा होंगे, बिजनेस भी ज्यादा होंगे, दूसरी एक्टिविटीज ज्यादा होंगी। ज्यादातर ये परिवार दूसरे गरीब परिवारों का खून चूस के अमीर होते हैं, एंड दिस इज द सैड रियलिटी ऑफ अवर विलेजेस। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादातर लोगों के पास रूरल एरियाज में, चाहे वो एग्रीकल्चर लेबर हो, चाहे वो मच्छी पकड़ते हो, चाहे क्राफ्ट्स पर्सन हो, उनको पूरे साल काम ठीक से नहीं मिलता। इसीलिए बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं और बहुत सारे लोग शहर आ जाते हैं एग्रीकल्चरल लेबर्स की तरह काम करने के लिए। तो ये पूरा एनालिसिस इस टॉपिक पे, एग्रीकल्चर रूरल इलाके में लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, इसका मैंने आपको डिटेल ब्यौरा दे दिया है दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। आप चिंता मत करिए, सारी की सारी एनसीईआरटीज खत्म है। अगर आप इस वीडियो के बनने के बहुत बाद में देख रहे हो वीडियो को, तो हो सकता है बहुत सारी एनसीईआरटीज बन भी गई हो। आप रेगुलरली मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को देखते रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए अच्छे से, कोरोना से बच के रहें। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।